बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील SDA मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में आज हम दोबारा बांग्लादेश की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश में एक नई डेवलपमेंट हुई है। स्टूडेंट की जो रहनुमा है, जो 26 साल नाहिद इस्लाम है, जो एक रिवोल्यूशन लेके आए थे बांग्लादेश में, तब बांग्लादेश की सरकार को, आर्मी चीफ को उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि हम तब तक नहीं उठेंगे। हमारी डेडलाइन जो है वो आज 3 बजे तक है, और 3 बजे तक जो है वो सदर जो है वो कौमी हुकूमत को तोड़ दे। जो कल बनाई गई थी आर्मी चीफ की जानिब से 18 रुकनी जो कैबिनेट बनाई गई थी वफाकी हुकूमत, जो आर्मी चीफ ने बनाई थी वकार जमान ने, उसके ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया था नाहिद इस्लाम ने। स्टूडेंट का ये रहनुमा जो 26 साल नाहिद इस्लाम है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, और इसके इस एक डिमांड ने अभी दोबारा जो है आर्मी चीफ को मजबूर कर दिया। और आर्मी चीफ ने जो है वो 2:30 बजे, 3 बजे से पहले 2:30 बजे जो कैबिनेट थी 18 रुकनी वो ख़त्म कर दी। वो काबीना मतलब हुकूमत ख़त्म कर दी। तो अब जो है इन्होंने एक नाम पेश किया है जो नोबल नाम याफ्ता है, मोहम्मद यूनुस, जो बैंकर हैं, ग्रामीण बैंक के बैंकर से, और $100 जो हैं जिनके पास कर्जे नहीं होते थे, $100 जिनकी माहाना आमदनी कम होती थी $100 के हिसाब से, वो जो है गरीबों को, लाखों बांग्लादेशियों की उसने मदद की थी। 2006 में उनको नोबल इनाम दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। तो ये नाहिद इस्लाम जो स्टूडेंट्स लीडर हैं, इसकी इन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत जो है वो मोहम्मद यूनुस जो नोबल इनाम याफ्ता है बांग्लादेश के, उनको दी जाए और उनके साथ काबीना बनाई जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जैसूर में जो है 1.5 घंटे पहले जैसूर में एक अवामी लीग की जो MP हैं शाहीन चकलदार, उनके होटल को और प्लाजे को आग लगा दी गई है, जिसमें 18 से 25 अफराद हलाक हो गए हैं और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो ये हालात अभी तक चल रहे हैं। वहाँ पे इंडियंस जो हिंदू हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो 20-25%, 20-21% जो है वो हिंदूज़ हैं। और कल एक खबर इन्होंने आम की थी, इंडियन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे खबरें चला लेते हैं, फेक न्यूज़ चलाई थी कि लिटन दास जो बांग्लादेश की क्रिकेट स्टार है, उनके घर को आग लगा दी गई है। वो खबर भी फेक थी। सोशल मीडिया जो दूसरे नेटवर्क है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये ज़्यादातर इंडियंस लोग जो हैं वो रूमर्स फैला रहे हैं कि जो हिंदू हैं वहाँ पे सेफ़ नहीं है, उनके मंदिर को जलाया जा रहा है, गिरजाघरों को चलाया जा रहा है। ये सारी फेक न्यूज़ जो है वो इंडिया खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दे रहा है, ताकि वहाँ पे बांग्लादेश में जो है हालात मज़ीद ख़राब हों। क्योंकि इंडिया जो है उनके जो हिमायती याफ्ता हसीना वाजिद थी, उसको वकार जमान जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने सेफ़ एग्जैक्ट प्रोवाइड की, सेफ़ रास्ता दिया, और वो इंडिया में चली गई, इंडिया फ़रार हो गई। अब जो आर्मी चीफ हैं वहाँ के, वो भी जो हैं रिश्ते में हसीना वाजिद जो साबिक वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, उनकी वाइफ जो है वो हसीना वाजिद की कज़न है। तो ये आपस में रिलेशन भी है आर्मी चीफ का, और अवाम भी जो वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो मुजाहरा कर रहे हैं, जो बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। इसीलिए उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि ना तो हमें ये हुकूमत कबूल है, ना ही जो हसीना वाजिद के जाने के बाद जो हुकूमत बनाई गई है और जो 18 रुकनी कैबिनेट बना दी गई है और फौजी की हिमायत से, वो हमें कबूल नहीं है। उनका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया, मगर अभी तक जो है वो मुजाहिरीन जगह जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, और जितने भी अवामी लीग के MPs हैं वो सेफ जगहों पे पहुंच रहे हैं, और ये उनके घरों को जला रहे हैं, उनके होटल्स, उनके इमारात, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स जितने भी मुजाहिरीन हैं। एक और बीच में अहम खबर है कि मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उसने जो है कत्ल गारत में बड़ा हिस्सा लिया, बांग्लादेश के अवाम को कत्ल किया, और ज़्यादातर लोगों को जो है वो अगवा किया, उसको लापता कर दिया। लापता करने के बाद उनकी लाशें जो है वो पार्लियामेंट साइड के पीछे साइड पे कब्रिस्तान में पाई गई थी, जिसके बायस उनको जो है ओहदे से हटा दिया गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और उन्हें बैरूनी मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में देखते हैं अभी किसकी हुकूमत बनती है। ये जो हुकूमत बनेगी ये कौमी हुकूमत होगी, और इसमें जो स्टूडेंट्स लीडर हैं जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो भी जितने भी अक़लियत हैं, स्पेशली हिंदू, वो मंदिरों पे, उनके मंदिरों पे पहरा दे रहे हैं, वहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। उनके जितने भी बांग्लादेश में अक़लियत हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज़्यादातर हिंदूज़ के गिरजाघर हैं, वहाँ पे मंदिर हैं, ज़्यादातर हिंदुओं के मंदिर हैं वहाँ पे। उन मंदिरों को उन्होंने अपनी हिफाजत में ले लिया। जमात इस्लामी के लोगों ने यह बहुत बड़ा काम किया, इंडिया के प्रोपेगेंडे को उधर ही ख़त्म कर दिया। हज़ारों की तादाद में जो मंदिर हैं उनमें लोग पहुँच गए हैं, स्पेशली जमात इस्लामी के, और स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बाकायदा टीमें बनाई हैं, और वो मंदिरों में वहाँ पे उनके इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं है, जगह जगह पे लानत हो रहे हैं। तो अक़लियतों को ये जो इंडियन प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया पे और उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसको दफन कर दिया है बांग्लादेश के अपने अवाम ने।
بنگلہ دیش کے عوام نے بہت زیادہ قربانیاں سہی ہیں. دو تو ان پہ مارشل لا آ گئی. ایک 2008 میں جو 2 سال کے لیے آرمی کی حکومت تھی، اسی لیے 2 سال حکومت رہی آرمی کی 2008 میں. ایک تو 1975 میں مارشل لا لگا، دوسرا 1990 میں مارشل لا لگا. مگر یہ جو 2008 میں 2 سالہ آرمی کی حکومت رہی ہے، یہ حسینہ واجد کو 2009 میں کلین سویپ دینے کے لیے تھی، ان کو آگے لانے کے لیے تھی. اور وہ انہوں نے کیا بھی کہ ان کو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، ان کو اریسٹ کیا، ان کے خلاف مقدمات درج کی، ان کو لاپتہ کیا، کئی کو مروا دیا. جماعت اسلامی کے لوگوں کو اسپیشلی بڑا تنگ کیا گیا ان کی حکومت میں. تو یہ 15 سال کی جتنے بھی اقتدار رہا ہے حسینہ واجد کا، تو ایک تو اس میں پراپر الیکشن ہوا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ سے نہیں آئی ہے. کوئی مینڈیٹ سے نہیں آتا تو ان کو عوام کی اتنی فکر نہیں ہوتی. یہ بھی دنیا میں ایک حقیقت ہے کہ جس ملک میں حکومت سٹیبل ہوتی ہے وہاں پہ اگر وہ ماشاء اللہ کیوں نہ ہو، یا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ضروری ہے، مگر جو کنٹینیوس حکومت چلتی ہے وہ ملک خود ہی گرو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے. تو 16 سالہ حکومت جو نان سٹاپ 15-16 سالہ حکومت حسینہ واجد نے کی ہے، اس میں ملک کی اکانومی اچھی ہوئی ہے. مگر غیر جمہوری حکومت تھی، جمہوری طریقے سے آئی نہیں تھی، فوج کا آشرواد شامل تھا. ابھی یہ گزشتہ 2-4 دن میں 100 اپنے بنگلہ دیشیوں اسٹوڈنٹس کو مار دیا گیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ عوامی لیگ کے جو ورکرز تھے وہ پولیس کے ساتھ ہی تھے، ان کے پاس گنیں تھی، انہوں نے پیچھے سے مظاہرین پہ فائرنگ کی ہے، کئی افراد کو انہوں نے ہلاک کر دیا. تو یہ عوامی لیگ یہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا کوٹا سسٹم پہ، یہ طول پکڑتا گیا. یہ اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوئے، جولائی میں مظاہرے ہوئے تو انہوں نے 200 لوگوں کو، 200 اسٹوڈنٹس کو جس میں سیاسی رہنما بھی تھے، ان کو مار دیا. پولیس اور فوج کی نے مل کے حسینہ واجد کے کہنے پہ کریک ڈاؤن کیا اور 200 جو ہیں اپنے بنگالی عوام کو مار دیا مظاہروں کے دوران. ابھی یہ 2-4 دن پہلے 100 کو یہ مار دیا. تو یہ 300 سے اوپر فگر جا رہی ہے. بہت لوگ لاپتہ ہیں، اور جس بونڈے طریقے سے ان کو مارا گیا، ان کی لاشوں کو پھینکا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور انہیں غدار رضاکار وہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. غدار کو، ان کو رضاکار ڈکلیئر کر دیا گیا. ابھی جو بنگلہ دیش میں مشہور نعرہ لگ رہا ہے، انہیں تم ادی تم، مطلب یہ کہ رضاکار کہ ہم اور تم جو ہیں وہ رضاکار ہیں، غدار ہیں. تو انہیں تم رضاکار کے نعرے بڑے مشہور ہو گئے. یہ ایک نعرہ تھا وہاں پہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، فیمیل اسٹوڈنٹس کی طرف سے، میل اسٹوڈنٹس کی طرف سے. انہوں نے بڑی مزاحمت کی ہے، بڑی برداشت کی ہے، اپنے ساتھیوں کو کھویا، ایک اسٹرگل کیے اور اپنے ٹارگیٹ تک پہنچے ہیں. ابھی اپنے ٹارگیٹ تک پہنچنے کے بعد وہ حکومتی معاملات میں بھی آ رہے ہیں. یہ جو 30% کوٹا دیا جا رہا تھا جس پہ یہ مزاحمت ہو رہی تھی، اس میں یہ نسل در نسل چلا رہا تھا. 1971 سے جس نے قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کے لیے، یہ حسینہ واجد کے طریقے سے کہ ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی چل رہا تھا. 1971 میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کی بنگلہ دیش کے لیے، تو یہ ان کو 30% کوٹا دیا جاتا تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں نسل در نسل، ابھی ان کی گرینڈ چائلڈ کو ملنے لگا ہے یہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں 1971 میں. مگر اس میں عوامی لیگ، اس میں ایک تو یہ تھی کہ میرٹ کی دھجیاں اڑا دی تھی. ان میں زیادہ تر جو ہے عوامی لیگ کی کارکن تھے، اور جو باقی 70% لوگوں میں میرٹ کے طور پہ نوکریاں اور جو جابز دینی تھی مختلف محکموں میں، ان میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ عوامی لوگوں کو گھسایا جاتا تھا. ایون کہ اپنے آرمی میں بھی انہوں نے زیادہ تر جو ہے اپنے ہی حسینہ واجد نے اپنے رشتہ دار، اپنے جو ان کے پسند کے لوگ ہیں ان کو ڈالا گیا. آخر میں دیکھیں حسینہ واجد کو ملک سے فرار ہونے میں انہوں نے مدد فراہم کی ہے. حالانکہ 300 لوگوں کی جان گئی ہے، ان پہ کرمنل کیسز چلنے چاہیے، ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا. مگر چونکہ ان کی وائف وقار زمان کی وائف جو ہے وہ حسینہ واجد کی کزن ہے، اس لیے اس کو ایک سیف راستہ دیا گیا اور 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ آپ فوری طور پہ ملک سے نکلیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہیں آپ کا انجام جو ہے بہت خراب کریں گے. ابھی ہم جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے بانی لیڈر ہیں شیخ مجیب الرحمان، ایون کہ آرمی بھی ان کے پوسٹر ہٹا رہی ہے، کیونکہ ملک میں اتنی حسینہ واجد نے اتنا گند کر دیا ہے بنگلہ دیش میں کہ جو ان کا بانی ہے پورا بنگلہ دیش ان کو مانتا ہے، اس کی فوٹو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے اسٹیچو جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ گرائے جا رہے ہیں. اب کوئی بندہ یہ نہیں ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو، حالانکہ ان کے دلوں میں ہیں، مگر اس کی بیٹی نے، اب اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کی باپ کے مجسمے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ توڑے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، تصویروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. 1975 میں ہی بنگلہ دیش نے حسینہ واجد کے والد کو، شیخ مجیب الرحمان کو، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مار دیا تھا. بلکہ ان کے 3 جو بیٹے تھے، حسینہ واجد کا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، جو 3 بیٹے تھے ان کو بھی مار دیا تھا، ان کی بہنوں کو بھی مار دیا تھا، اور ان کی پوری فیملی کو ختم کر دیا تھا. فوج میں جو یہ فوج نے کیا تھا، اور جو فوج نے کیے تھے وہ بھی میجر اور کرنل رینک کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، جس میں حسینہ واجد اور ریحانہ بچ گئی تھی. یہ دونوں بچنے کے بعد، یہ بچی اس لیے تھی کہ یہ ملک سے باہر تھی، پھر آنے کے بعد انڈیا میں گئی، اور یہ غصہ وہی سب کچھ ان کے اپنے لوگوں سے بدلہ لینا، کن کن لوگوں نے، جن لوگوں نے 1971 میں
जमात इस्लामी ने जिन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान भी इकट्ठे रहे, उन्होंने नारे लगाए थे सिर्फ इस मकसद के लिए, उनको जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया गया, रज़ाकार डिक्लेयर किया गया, और जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था उनको डिक्लेयर किया गया। इनकी जो लाबी थी ये अपना हसीना वाजिद की, इनका पूरा सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट की तरफ से था। अब ये जाने के बाद भी इंडिया में गई है। अब अमेरिका ने जो है उन्होंने हसीना वाजिद के मुल्क में आने पर पाबंदी लगा दी है। यूके भी इसी तरह कोई इकदाम उठाने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बेगुनाह लोगों को बहुत ज़्यादा शहीद किया है अपने दौर हुकूमत में। ये तो अभी सामने आ गया मुजाहिरों में। इससे पहले इनके कुबे खाने थे, फौज जो चाहती थी वही करती थी, पुलिस जो करती थी वही करती थी। इनके कहने पे लोगों को उठाना, लोगों को गायब करना, हज़ारों लोग जो है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस में हैं, और ये सब हसीना वाजिद का जो जमात इस्लामी लोगों को टारगेट करना। अभी ये जो मुजाहिरे थे, इससे 2-4 दिन पहले इन्होंने सोचा कि ये जो मुजाहिरे बढ़ रहे हैं जमात इस्लामी ने किया, उन्होंने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी, उनकी पूरी पार्टी को बैन कर दिया। मगर ये अवाम निकले थे, ये लोग निकले थे, ये स्टूडेंट्स निकले थे अपने राइट के लिए। जो 30% कोटा है वो तो आप अपने अवामी लोग के, अवामी लीग के लोगों में बांट देते हैं, और साथ जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको दे देते हैं। मगर जो 70% है, एक तो ये ख़त्म करने का मुतालबा किया था, दूसरा जो 70% है उसमें भी आप अवामी लीग के अपने ही लोगों को अंदर कर लेते हैं नौकरियों में। तो ये 16 साल तक इक़्तिदार में रहना, फ़ौज के ज़रिए, इसी फ़ौज ने 300 लोगों को मारा हुआ है जो इस टाइम पे है। फ़ौज अभी इस टाइम पे हुकूमत लेने की पोजीशन में है भी नहीं, क्योंकि अवाम के गुस्से का मूड जो है वो टोटली डिफरेंट है, वरना फ़ौज इससे पहले टेक ओवर कर लेती। अब स्टूडेंट्स ने जो बातें की हैं, जो मुतालबात सामने रखे हैं, वो अभी तक पूरे किए जा रहे हैं, और आगे भी यही लग रहा है कि ये फ़ौज जो है कोशिश करेगी कि आवाम के मूड को देखते हुए ये जो स्टूडेंट्स लीडर हैं नाहिद इस्लाम, इनकी जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस जो है नोबल इनामी याफ्ता है, जो बैंकर हैं ग्रामीण बैंक के, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस बैंक को चलाया, गरीब लोगों की मदद की, लाखों लोगों को गुर्बत से निकाला। उनको 2006 में जो अवार्ड दिया गया था, ये स्टूडेंट्स ने उन्हीं का नाम, उनको वही लगा कि यार ये बंदा इस मुखलिस है, इसको आगे आना चाहिए। तो इंडिया के लोगों ने भी सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि मंदिर को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो उनकी हुकूमत चली गई है बेसिकली। इंडियन गवर्नमेंट भी परेशान है, इंडिया मीडिया भी परेशान है, और इंडियन मीडिया जो है वो साथ साथ इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी लगा रही है। चलो शुक्र है पाकिस्तान की आईएसआई का नाम जो है वो अभी तक जिंदा है, और बड़े धड़ल्ले से जो है वो इंडिया वाले ले रहे हैं, और उनके मन में वही आईएसआई का खौफ है। हमारी तरफ से तो हमारे जो मकबूजा कश्मीर में 370 का आर्टिकल ख़त्म हुए 5 साल हो गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है अभी तक उस पे हम देख रहे हैं कि कश्मीर को इशू को इतना नहीं उठाया, पता नहीं बिल्कुल साइड पे चला गया, एक साइड पे कर दिया। वरना जब तक इनके साथ ये मकबूजा कश्मीर का हमारा इशू चल रहा था, ये खास एकदम दबे हुए लोग थे, दबे थे। अब ये दोबारा सर उठाने लगे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि स्टैंड ले अपने कश्मीर के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ। 370 का आर्टिकल जो ख़त्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कम अज़ कम जो है अक़वाम मुत्तहिदा में होनी चाहिए। उनके साथ उनके जो हक़-उर-रदियत जो मांग रहे हैं कश्मीरी भाई, उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सब चीज़ों को हमने देखना पड़ेगा। कश्मीर जो है वो जिस तरह इंडिया बोलता है कि हमारा टूटा नंग है, इस तरह कश्मीर जो है वो हमारी शेयर आ गया, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर ये हम इसी तरह छोड़ देते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं, 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इस मौजूदा हुकूमत ने और निगरान हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया, कोई उनके साथ एक इज़हार यकजहती नहीं की। इज़हार यकजहती भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरह हम इससे पहले डील करते आ रहे हैं इंडिया को, उसी तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।